हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम करेंगे BPSC 143 के यूनिट नंबर 3 को। और इसका कुछ पार्ट रह गया था जिसमें हमें सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को पढ़ना था। तो शुरुआत करते हैं सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से प्रोविजंस हैं कि कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग दी स्टेट्स। अब आर्टिकल 268 और 293 के बीच में हमें बताया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। जिसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है, मतलब अगर जो लॉ बना हुआ है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसी के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। कोई भी टैक्स इससे बाहर ना ही कोई लगा सकता है ना ही कोई कलेक्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 265। अब हमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है उन सभी सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगाने की जो कि यूनियन लिस्ट में है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव के उसमें रिलेशन में देखा था। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे जो भी यहाँ पर है वो टैक्स लगा सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स लगा सकती हैं। और रेसिड्यूरी पावर्स, जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स में देखा था, रिलेशंस में देखा था, जो हमेशा पार्लियामेंट के पास रहते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस में भी जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं टैक्सेशन की वो पार्लियामेंट के पास ही रहती हैं। उसके बाद 101 जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जीएसटी को लाया गया था, उसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। और यही एक इसका छोटा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं ग्रांटी नेट की। अब अगर हम सेंटर और स्टेट के बीच में होने वाले टैक्स रेवेन्यूज के शेयरिंग की बात करें वो तो चलो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता रहता है, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी ज़रूरतमंद राज्य को अपने रिसोर्सेज में से कुछ पैसा दे सकती है अगर एक स्टेट को उसकी ज़रूरत है तो। आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है। आर्टिकल 282 में कहा गया है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों ही पब्लिक पर्पस के लिए यहाँ पर ग्रांट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य को ज़रूरत है पैसे की तो वो सेंटर ही देगा, कोई दूसरा राज्य उसे पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद हमें बताया गया है कि सेंटर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर भी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक जो स्टेट है वो पूरी तरीके से अगर डेवलप नहीं है तो ही सेंटर उसे ग्रांटिनेट दे सकता है। अगर एक स्टेट डेवलप्ड भी है लेकिन वहाँ पब्लिक पर्पसेस में होने वाले खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो वो सेंटर डिस्क्रिशन की मदद से उन स्टेट्स को ग्रांट्स भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई एक डेवलप्ड शहर है, ठीक है। और लेकिन ये देखा गया है कि जो महाराष्ट्र है उसमें जो पब्लिक पर्पसेज है, मतलब पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसमें पैसा कम पड़ रहा है स्टेट को। तो सेंटर के पास ये डिस्क्रिशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे सकती है उन पब्लिक पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। तो ये होता है हमारा पूरा ग्रांटी नेट। उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेंटर स्टेट के बीच में होने वाले फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बातें करती है और कुछ रिकमेंडेशंस देती है। जैसे कि जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अमंग द सेंटर एंड स्टेट्स। उसके बाद आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है कि वो हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे। और ये फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस भी देती है जिसके दो एग्जांपल हमें दिखाई देते हैं। पहला ये कि जो भी टैक्स हमने कलेक्ट किया, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर जो कलेक्ट किया उसमें से जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, खर्चा हुआ जितना उस टैक्स पे जो भी सेंटर का था उसे मिल गया, स्टेट का था उसे मिल गया, उसके बाद जो उसका पैसा बचा अब उसका बंटवारा कैसे होगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये चीज़ें हमें फाइनेंस कमीशन बताती है। दूसरा ये कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं ग्रांटीनेड के, कि भाई ग्रांटीनेड जो हमारा सेंटर है जो देता है उसके लिए भी कोई रूल्स तो होंगे ही, ठीक है, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है। तो इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है कि किन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर आप स्टेट्स को ग्रांटीनेड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेन काम होते हैं फाइनेंस कमीशन के।
अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया और अंडर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 2014 इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसका ये एम था कि हमें नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट करना है, ताकि जो भी हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं सेंटर के लेवल पे, अगर उसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं और वो स्टेट्स अपने मुद्दे उठाए वहाँ पे जाके कि नहीं यार, ये जो पूरा स्कीम है ये तो बढ़िया है, लेकिन इस स्टेट को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसके लिए कुछ काम करो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया, ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो स्टेट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सके और वो भी अपनी भागीदारी को यहाँ पर निभा सकें सेंटर की यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है जीएसटी। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी एक कोई नया आइडिया नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी ये जीएसटी का आइडिया जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था और एक कमेटी भी बनाई गई थी सन 2000 में, ताकि वो एक प्लान बना सके कि कैसे हमें जीएसटी को इंडिया में लागू करना है। और 2003 की जो सरकार थी उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बना दी ऑन एफआरबीएम एक्ट, जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब जो इस टास्क फोर्स का काम था वो ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स स्कीम है, ठीक है, इसको हमें रिप्लेस करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लाने के लिए, मतलब एक ही टैक्स लाना है ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि पहले के टाइम पे सेंटर का वैट अलग चलता था, स्टेट का वैट अलग चलता था, कोई टैक्स स्टेट लगा रहा है, कोई टैक्स सेंटर लगा रहा है, तो ऐसे अलग अलग टैक्स को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए 2003 में इसको यहाँ पर बनाया गया और इसकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पर दी गई कि हमें कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट तो लाना पड़ेगा जिससे कि सभी तरीके के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो हम हटा सकें, एक्सेप्ट द कस्टम ड्यूटी विद अ यूनिफॉर्म टैक्स। सिंपल सा मतलब इसका ये था, लेकिन इसकी बात यहाँ पर मानी नहीं गई और 2014 आते आते जीएसटी को दोबारा से यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए यहाँ पर जीएसटी को लाने की कोशिश की गई, जिसका काम था कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करें। अब इस अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सेंटर और स्टेट्स थे वो अलग अलग टैक्स लगाते थे। सेंटर कोई अलग टैक्स लगा रहा है, स्टेट अपना वैट अलग लगा रहा है, कोई ड्यूटी अलग लगा रहा है, तो इसी को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए और यहाँ पर इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रेजीम देने के लिए सेंटर और स्टेट्स को ये अमेंडमेंट लाना पड़ा था। अब इन सभी एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसका नाम था दी 122nd अमेंडमेंट बिल, जो कि दिसंबर 2014 में लोकसभा में लाया गया और मई 2015 में लोकसभा ने इसको पास भी कर दिया। फिर अगस्त 2016 में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने ही इसे पास कर दिया और अल्टीमेटली 8 सितंबर 2016 को जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया। अब इसके बाद होने क्या लगा कि जो सेंटर है उसके उसके पास ये पावर आ गई कि वो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम और नार्कोटिक्स, इसके अलावा जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पर सिर्फ सेंटर टैक्स लगाएगा। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो जो गुड्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए उनकी सेल्स पर जो टैक्स है वो स्टेट लगाएगा। इंटर स्टेट सेल्स में सेंटर जो है वो एक पावर रखता है कि जो भी इंटर स्टेट सेल हुआ उस पर सेंटर एक अलग से टैक्स लगाता है, लेकिन ये जो टैक्स का पैसा होता है वो सिर्फ जो ओरिजिनेटिंग स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट अगर किसी दूसरे स्टेट को कोई सामान बेच रही है तो जो बेचने वाली स्टेट है उसी पर ये टैक्स लगेगा, लेने वाली स्टेट पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो सेंटर है वो सर्विस टैक्स अपने पास रखता है, मतलब अगर कोई सर्विसेज जैसे कि बिजली जो है वो एक सर्विस है, अब बिजली पर टैक्स लगाने की जो पावर है वो सिर्फ सेंटर के पास है, राज्य को इसमें कोई काम नहीं है। और जो स्टेट्स हैं, अगर हम इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन वाले गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो उनके पास कोई पावर नहीं है इन पर टैक्स लगाने के लिए, ये सारी पावर भी सिर्फ सेंटर के पास ही रहती है, इंक्लूडिंग दी बेसिक्स कस्टम ड्यूटी। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की।
तो जीएसटी जैसे भारत में लागू हुआ तो उसके बाद एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई और इसको यहाँ पर लाया गया बाय द आर्टिकल 279A, जहाँ पर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और पहली जीएसटी काउंसिल सितंबर 2016 में बनाई गई। अब इसके कुछ अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इनका चेयरपर्सन होता है और जो स्टेट के फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर्स होते हैं वो इनके मेंबर होते हैं। उसके बाद जो तीसरे तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं वो ये कि जो सेकंड मिनिस्टर्स हैं जो कि स्टेट के रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो अगर किसी को नॉमिनेट करना चाहें बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो वो भी उनको अपॉइंट करके या नॉमिनेट करके जीएसटी काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट की या वाइस चेयरपर्सन की, तो जो भी मेंबर्स इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स काउंसिल के मेंबर हैं वो अपनी सहमति से ही यहाँ पर इसके वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करके रख सकती हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए जो उन्हें अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो जीएसटी है ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स सप्लाईज वो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और वही उस पर टैक्स भी लगाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो टैक्स यूनियन गवर्नमेंट में लगाया ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अब यूनियन और स्टेट्स के बीच में अब अगर इसका बंटवारा करना है वो बंटवारा किस बिहाफ पर होगा, पार्लियामेंट्री लॉ के बिहाफ पर होगा। अब वो पार्लियामेंट्री लॉ किसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक, जो भी हमें यहाँ पर बंटवारा करना है उस टैक्स का जो कि इंटरस्टेट ट्रेड से आया है, जो कि लगाया है सेंटर की सरकार ने, उस टैक्स का बंटवारा पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा किया जाएगा। अब ये लॉ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के तहत ही बनाया जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 269A सब क्लॉज 1। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के कुछ रिकमेंडेशंस की। तो जीएसटी रेट, सबसे पहला काम जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है कि मतलब किस तरीके का जीएसटी रेट रहना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है इस पे 15% का होना चाहिए, ये प्रोडक्ट इससे थोड़ा छोटा है तो इस पे 10% का होना चाहिए। ये जो रेट है ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। उसके बाद अगर जीएसटी काउंसिल को लगे कि अगर ये जो प्रोडक्ट है उस पर 15% का जो जीएसटी रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो उसको कम भी कर सकती है, उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। ठीक, उसके बाद जो भी ऐसे टैक्सेस हैं जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, जैसे कि कोई भी एक टैक्स है कि जो स्टेट भी लगा रहा है सेंटर भी लगा रहा है, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल यहाँ का काम करती है कि इन सभी टैक्सेस को सबसम कर देती है, मतलब इनको क्लब कर देती है कि दो अलग अलग तरीके के टैक्स नहीं लगेंगे, सीधा एक ही तरीके का टैक्स लगेगा जो कि होगा जीएसटी। ये है इसका पूरा रिकमेंडेशंस। अगर हम 279A सब क्लॉज 7 की बात करें तो जीएसटी काउंसिल का जो पूरा मीटिंग होता है उसमें कोरम की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट्री लेवल पे भी करें तो 1/10 ऑफ दी जो नंबर होते हैं लोकसभा में, उसको यहाँ पर कोरम माना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जीएसटी काउंसिल में भी एक कोरम होता है जहाँ पर 1.5 दो भी जो 1.5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो जीएसटी काउंसिल का कोरम पूरा करते हैं। और जो भी डिसीजंस इस पूरी काउंसिल में लिए जाते हैं वो एक मेजोरिटी से लिए जाते हैं। जो मेजोरिटी होती है 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके बिहाफ पर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर ये मेजोरिटी पूरी नहीं है तो कोई भी डिसीजन ये पूरी काउंसिल नहीं ले सकती। और अगर हम इनके वोट शेयर्स की बात करें सेंटर और स्टेट्स की, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट शेयर 1/3 रहता है ऑफ द टोटल वोट कास्टेड, और स्टेट गवर्नमेंट का जो वेटेज है वो 2/3 रहता है ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। उसके बाद आर्टिकल 279A सब क्लॉज 9 में हमें बताया गया है कि जो सेंटर और जो स्टेट्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो सेंटर है, ठीक है, सॉरी जो स्टेट है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को, तो अगर मैं बात करूं इस पूरे आर्टिकल की तो इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट को कुछ सामान बेच रही है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश को 200 टन आलू बेच रहा है। ठीक, अब ये जो इंटर स्टेट ट्रेड हुआ, ठीक है, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को यहाँ पर वो सामान बेच दिया, अब इस पर एसजीएसटी लगेगा। ठीक, एसजीएसटी लगेगा। अब इस एसजीएसटी से जो पैसा आएगा स्टेट के पास, अब वो स्टेट इस पैसे को यूज करेगी आईजीएसटी को पे करने के लिए टू द सेंटर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पर जो
सेंटर है वो टैक्स लगाता है, ठीक है, तो वो यही होता है कि आईजीएसटी जो है वो सेंटर लगाएगा और एसजीएसटी से द्वारा कमाया गया पैसा जो है वो स्टेट सेंटर को देगा ताकि वो आईजीएसटी को यहाँ पर पे कर सके। और इनके बाद जो भी सारा पैसा बचेगा वो 50-50% की जो पार्टनरशिप है उसके बिहाफ स्टेट्स और सेंटर को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस की। तो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकारिया कमीशन का नाम हमारे सामने सबसे पहला आता है, क्योंकि सरकारिया कमीशन से पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं उनको थोड़ा रिफॉर्म किया जा सके, क्योंकि विद टाइम हमारी जो नीड्स हैं वो चेंज होती हैं और उसको रिव्यू करते रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 जून 1983 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमीशन बनाई जाती है जिसका काम होता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को रिव्यू करना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एस सरकारिया। और आर एस सरकारिया जी के साथ कुछ दो मेंबर्स भी होते हैं जिनका नाम है श्री बी शिवारमन और डॉक्टर एस आर सेन। अब ये जो कमीशन होती है ये इनके चेयरपर्सन आर एस सरकारिया के नाम पे ही रख दिया जाता है इनका नाम, ठीक है, जिसको हम सरकारिया कमीशन के नाम से जानते हैं। सरकारिया कमीशन जनवरी 1988 को अपनी रिपोर्ट पेश करती है और 247 रिकमेंडेशंस यहाँ पर बताई जाती हैं, जहाँ पर ये कमीशन कहती है कि हमें कोई स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है इन पूरे रिलेशंस में जो कि ज़्यादा है उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये भी है कि एक इंटरस्टेट काउंसिल भी बना दी जाए। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में अंडर आर्टिकल 263 हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका काम ये रहता है कि अगर एक स्टेट सेंटर के साथ किसी डिस्प्यूट में आ रही है तो उस डिस्प्यूट को वहीं के वहीं सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि सेंटर और जो स्टेट्स हैं दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो दोनों की ओवरऑल फंक्शनिंग भी अच्छी होगी, हमारा देश जो है वो भी आगे तरक्की कर सकता है। तो ये है सारी चीज़ें। उसके बाद रिकमेंडेशन ये भी थी कि अगर कंकरेंट लिस्ट में सेंटर जो है वो किसी भी जो चीज़ है उसके ऊपर लॉ बनाना चाह रहा है तो उसे स्टेट की प्रायर कंसल्टेशन लेनी होगी, मतलब स्टेट से कंसल्ट करना होगा कि भाई देख लो मैं इस पे जो है वो लॉ बनाने जा रहा हूँ। लेकिन जो स्टेट्स की कंसल्टेशन होती है इसमें वो सेंटर पर बाध्यकारी नहीं होती, मतलब बाइंडिंग नहीं होती। उसके बाद इसकी दूसरी कंसल्टेशन ये थी, रिकमेंडेशन ये थी कि आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल का कम से कम इस्तेमाल करना है। और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस्ड एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल बना दी गई 1990 में। तो ये थी पूरी हमारी सरकारिया कमीशन। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी सन 2000 को हमारे संविधान को 50 साल पूरे हो चुके थे। तो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने 22 फरवरी सन 2000 को एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि 50 साल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हुए उनका लेखा जोखा क्या था, कैसे इसने काम किया, क्या क्या इसमें कुछ फ्लॉज रहे, क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये पूरी कमीशन बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एम एन वेंकट चलैया, द फॉर्मर सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इनका ये काम था कि जो भी हमारा पास गुजरा है 50 सालों का, हमें ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजिंग नीड्स के हिसाब से क्या रिस्पॉन्ड किया टाइम टू टाइम, कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकती है। जैसे कि हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या उसमें चेंजेस आने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो कि हमें हटा देने चाहिए या उनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो ये जो पूरा काम था वो इस कमीशन का था। उसके बाद जस्टिस आर एस सरकारिया भी इसके वन ऑफ द मेंबर्स थे और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 31 मार्च सन 2002 में सेवरल रिकमेंडेशंस और सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ इसको सबमिट कर दिया। अब आता है मदन मोहन पंछी कमीशन। अब 27 अप्रैल 2007 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और कमीशन बनाती है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को यहाँ पर रिव्यू करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस मदन मोहन पंछी, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कमीशन ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज किया, जैसे कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं, गवर्नर का रोल क्या हो रहा है, इमरजेंसी प्रोविजंस, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस,
रिसोर्स शेयरिंग, इंटर स्टेट रिवर वाटर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स पर इस पूरी कमीशन ने यहाँ पर इनका रिव्यू किया, इनको एनालाइज किया और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए, जिसका कुछ नंबर है 276 रिकमेंडेशंस इस पूरी कमीशन ने दी। और अपने रिपोर्ट को इसने 30 मार्च 2010 को सबमिट कर दिया सेंटर को। तो ये थी हमारी कुछ कमीशंस जिनका काम था सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिफॉर्म करने का, रिव्यू करने का और कुछ इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करने का। और यहीं पे हमारी यूनिट जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।